हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में ये आइटम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है या पैदा किया जाता है। और तीसरा पढ़ेंगे पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का तो मतलब आप समझते ही होंगे कि प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है उस पर कोई, मान लीजिए यहाँ तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट होता है। तो खैर ठीक है, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, इसीलिए उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, और दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ ही साथ प्रोपेगेशन के डायरेक्शन, माने जिधर की वो वेव जा रहा है उस पर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर ई और वेक्टर बी आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, और वेलोसिटी के डायरेक्शन पर भी परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ही वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है। अच्छा, तो वही हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब है सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से मिलता है, कैसे पैदा होता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका मतलब सोर्स है, ये देखिए, एक्सेलरेटिंग चार्ज। चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, यानी एनर्जी निकलेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, नंबर 1 सोर्स में लिखे हैं, नंबर 1, व्हेन ए चार्ज मूव्स इट प्रोड्यूसेज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप तो जानते हैं कि चार्ज जब अस्थिर रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, लेकिन चार्ज जब चलने लगेगा, मतलब करंट समझिए, चार्ज जब चलने लगेगा तो दोनों फील्ड मतलब पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। वही वो पॉइंट है। अच्छा, अब है कि इफ़ द चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चल तो सकता है दो तरह से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से चले। तो कहने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चार्ज चलेगा तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा और पैदा होगा मतलब। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो ईएम वेव नहीं बना सकता है, क्योंकि ईएम वेव में ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी वो बदलते रहता है उसका एम्पलीट्यूड। तो कहने का मतलब कि जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो उस समय में मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट पैदा होगा, बट कांस्टेंट पैदा होगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाएगा। लेकिन जैसे ही चार्ज एक्सेलरेट करके चढ़ने लगेगा, यानी उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा मान लीजिए, तब उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने लगा, क्योंकि उस समय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज करता है, चेंज करते रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगा यानी ऑसिलेट करेगा तो आपको
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होगा। यानी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो एक्सेलरेटेड चार्ज है। ऐसा चार्ज जो एक्सेलरेट करे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। यही है पॉइंट 1। अच्छा, पॉइंट 2 में देखिए, आप तो LC सर्किट पढ़े हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर सर्किट, जिसमें रेजिस्टर नहीं है, खाली LC ऑसिलेशन वाला हम लोग पढ़े थे पहले। तो LC ऑसिलेशन में क्या होता है, उसमें चार्ज पहले मान लीजिए हम लोग कैपेसिटर को फुल चार्ज करके इंडक्टर से जोड़ देते हैं, पूरा सर्किट पूरा कर देते हैं। अब कैपेसिटर का चार्ज जो है वो घटते चलता है, करंट बनाता है, और इंडक्टर को जो है वो मतलब सप्लाई होते रहता है, और उसके बाद में इंडक्टर चार्ज होते रहेगा। कहने का मतलब उसका वोल्टेज वगैरह बढ़ते रहेगा। उसके बाद फिर जब इंडक्टर पूरा चार्ज आ गया यहाँ इंडक्टर पर, तब उसके बाद इंडक्टर से फिर चार्ज चला जाएगा आपको कैपेसिटर पर। कैपेसिटर 0 हो गया था तो फिर धीरे धीरे बढ़, इस तरह चार्ज जो है ऑसिलेट करता है कैपेसिटर एंड इंडक्टर के बीच में। तो ऑसिलेटिंग चार्ज जो है वो भी एक्सेलरेट करता है। कहने का मतलब आपको उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। यानी SC ऑसिलेशन से भी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब अपना स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है तब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलता। बोर का आपने पढ़ा है, बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरी था। तभी एटॉम का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन वगैरह को समझा जा सका। तो जब वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है तब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं छोड़ता है, यानी एनर्जी नहीं छोड़ता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं छोड़ता है। लेकिन जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो दोनों ऑर्बिट का हुआ वो फोटोन के रूप में, यानी गामा रे कहिए, गामा रे के रूप में वो निकलते रहता है और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। कहने का मतलब उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर कोई माने हाई मास नंबर वाले आप मटेरियल पर उसको बम्बार्ड कीजिएगा तो आपको एक्सरे निकलता है। एक्सरे भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसीलिए ये भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हिट ए टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक नंबर या हाई मास नंबर भी उससे हो जाएगा। कहने का मतलब आपको हैवी मतलब जो है एटॉम, जो ज़्यादा भारी एटॉम है, उस एटॉम वाले मटेरियल पर जब आप हिट करेगा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन तो आपको एक्सरे निकलता है, विच इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, तो ये चारों सोर्स आप समझ गए होंगे। समझ गए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। और सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 4 तो सोर्स दिया गया, ये भी मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों प्रोपेगेशन के डायरेक्शन पर नॉर्मली ऑसिलेट करता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज 90 डिग्री पर ऐसे ऑसिलेट करता है। दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोपेगेशन के डायरेक्शन पर यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर आपको है। अच्छा, तो ये बात जो है मैक्सवेल्स के जो 4 इक्वेशंस हैं, 2 गॉस लॉ, एक फैराडे लॉ और
चौथा जो है वो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। तो ये चारों लॉ जो हैं, तो हम मैक्सवेल के जो लॉज हैं ये चारों, उससे ये प्रूफ किया जा सकता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इट कैन बी शोन फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशंस, वो चार इक्वेशंस जो है, दैट ई एंड बी आर perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave। तो इसका एक फोटो यहाँ बनाया है। मान लीजिए कि EM वेव, सपोज लाइट वेव ही मान लीजिए इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में चल रहा है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। देखिए ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कि ऐसा ऐसा लाइन दिया हुआ है, वो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा दिखाया गया है मैग्नेटिक वाला। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए डॉटेड लाइन देखिए, उसको थोड़ा डिस्टिंग्विश किया गया है। तो दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपको ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। वही ही फोटो दिखाया गया है। तो इसीलिए यहाँ लिखते हैं द फिगर शोज एन EM वेव propagating in Z direction with vector E oscillating along X axis। देखिए X axis पर, while vector B oscillating along Y axis। Y axis कैसा है? EZ है, EX है, तो ये बोर्ड से निकलता है, ये देखिए ये Y axis है। तो इसी पर वो वाइब्रेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो वही कहता है कि बी ऑसिलेटिंग अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, EX एंड BY कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको X डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, इसीलिए EX उसको बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड Y डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, इसलिए उसको कहते हैं BY। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि X और Y एक्सिस तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं। और उसका इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन EX, क्योंकि X डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करता है, इक्वल टू E0। मान लीजिए E0 मैंने एम्पलीट्यूड है, देखिए मार्क किया हुआ है। सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो E0 एम्पलीट्यूड साइन KZ माइनस ओमेगा, क्योंकि Z डायरेक्शन में मतलब जो वेव ट्रेवल कर रहा है, इसलिए KZ माइनस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड K को कहते हैं प्रोपेगेशन वेक्टर, जो बराबर होता है 2π/λ के। तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को BY लिखेंगे, क्योंकि Y डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करता है। तो B0 माने एम्पलीट्यूड साइन KZ माइनस ओमेगा टी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो आपको Z डायरेक्शन में मतलब चलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसीलिए KZ माइनस ओमेगा टी दोनों में सेम है। अच्छा, स्पीड ऑफ दी वेव कैसे निकलता है? C, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड C बराबर ओमेगा बाय K, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद E0/B0 कर सकते हैं, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बता ही दिए हैं कि K प्रोपेगेशन वेक्टर है, जो बराबर होता है 2π/λ के। तो यही है आपका ये तीनों टॉपिक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, और तीसरा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है, यानी ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पता चला आपको ये
ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है और आपस में भी परपेंडिकुलर होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद है तो आप जो है इसको लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे, ताकि आगे का जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपके पास जाते रहेगा और आपका स्टडी चलते रहेगा। दूसरे को मदद करना है तो आप इसको व्हाट्सएप वगैरह से शेयर कर दीजिए, उनको भी मदद मिलता रहेगा, उनका भी स्टडी चलते रहेगा। डॉट्स ऑल, थैंक यू।